स्वागत है इस नई और बहुत ही रोमांचक गहन चर्चा में। आज की हमारी ऊर्जा का स्तर बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, और वो ऊर्जा होनी भी चाहिए। कल रात जो हुआ है वो कोई आम बात नहीं है। हाँ, एकदम। तो कल रात यानी 7 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह पक्की कर ली है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो ऐतिहासिक फाइनल। सही कहा। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक विशाल अंतर से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। 96 रन T20 के लिहाज से देखा जाए तो एक पहाड़ जैसा अंतर है। बिल्कुल है। और आज हमारे पास इस मैच से जुड़े बहुत सारे स्रोत हैं। मतलब हमने मैच की विस्तृत रिपोर्ट्स खंगाली हैं, बॉल ट्रैकिंग डेटाबेस देखा है और ऐतिहासिक आंकड़ों का भी विश्लेषण किया है। और सिर्फ जीत की खुशी नहीं मनानी हमें, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को समझना है। एकदम सही। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ये समझें कि भारत ने ये जीत कैसे दर्ज की, कौन सी रणनीतियां काम आईं और व्यक्तिगत प्रदर्शन ने किस तरह से 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की हार के उन पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। वो 2023 का जिक्र आती एक अलग ही भावना जुड़ जाती है। हाँ, और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये मैच सिर्फ स्कोर कार्ड के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसमें बहुत सारे आहा मोमेंट्स हैं जो खेल की बारीकियों को समझने वालों को रोमांचित कर देंगे। तो बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बल्लेबाजी के उस तूफान से। मतलब मैं कहूंगी कि भारत टॉस हार गया था। अक्सर फाइनल में टॉस हारना एक बड़ा झटका माना जाता है। हाँ, और पहले बल्लेबाजी करने का दबाव आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन भारतीय टीम ने टॉस हारने के बावजूद T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, 255 रन 5 विकेट पर। इस स्कोरबोर्ड पर देखना ही विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। एकदम। और इस पहाड़ जैसे स्कोर की नींव रखी संजू सैमसन ने। है? संजू सैमसन इस मैच के असली हीरो रहे। इसमें कोई शक नहीं है। उनका जो प्रदर्शन था वो तकनीकी रूप से एक मास्टर क्लास था। उन्होंने 46 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। 8 छक्के? और इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। फाइनल में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। मैं यही सोच रही थी कि न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित गेंदबाजी के सामने उन्होंने ऐसा कैसे किया? उनकी रणनीति क्या थी? देखिए, न्यूजीलैंड की रणनीति बहुत स्पष्ट थी। वे सैमसन को ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी कर रहे थे ताकि वो कवर की दिशा में शॉट खेले, जहां उन्होंने फील्डर्स लगा रखे थे। बिल्कुल। लेकिन सैमसन ने अपनी क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हमारा बॉल ट्रैकिंग डेटा दिखाता है कि वे लगातार ऑफ स्टंप की तरफ शफल कर रहे थे, जिससे बाहर की गेंदें भी उनके रडार में आ गई। सही पकड़ा। और उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से इतने जबरदस्त हवाई फायर किए कि कीवी स्पिनर्स को सेटल होने का कोई मौका ही नहीं मिला। जब कोई 8 छक्के लगाता है तो इसका मतलब है कि वो गेंदबाज के दिमाग को बहुत जल्दी पड़ रहा है। हाँ, वो सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि गेंद की लेंथ को जल्दी भांपने की कला थी। और अन गेंदबाज के दिमाग को पढ़ने वाली ये बात अभिषेक शर्मा पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। अभिषेक शर्मा की पारी तो कल एक अलग ही सरप्राइज थी, है ना? मतलब टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में वे अपनी फॉर्म से काफी जूझ रहे थे, और फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में उनका ऐसा वापसी करना वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि फॉर्म से जूझ रहे खिलाड़ी का सही समय पर क्लिक कर जाना टीम के लिए कितना अहम होता है। उन्होंने मात्र 21 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक सिर्फ 18 गेंदों में जड़ा। तो एक खिलाड़ी जो पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष कर रहा था, उसने अचानक ऐसा क्या बदल दिया अपनी तकनीक में? अगर आप उनके पहले के मैचों के हीट मैप्स देखें तो उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका फुटवर्क थी। अच्छा। वे गेंद तक पहुंचने से पहले ही बल्ला चला रहे थे। अच्छा। लेकिन कल के मैच में उनका सिर बिल्कुल स्थिर था। जब मिशेल सैंटनर गेंदबाजी करने आए तो अभिषेक ने उनकी आर्म बॉल्स का बाकायदा इंतजार किया। मतलब उन्होंने जल्दबाजी नहीं की? बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्पिन के खिलाफ स्लॉग स्वीप करने के बजाय सीधे बल्ले से खेला। ये एक बहुत ही सुलझी हुई मानसिकता का संकेत है। और जब शीर्ष क्रम इतने तेज शुरुआत देता है तो अक्सर हमने देखा है कि मध्य क्रम में आते आते रन रेट थोड़ा धीमा हो जाता है। अमूमन ऐसा ही होता है, क्योंकि नए बल्लेबाजों को सेट होने में समय लगता है। लेकिन ईशान किशन ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने 25 गेंदों में 54 रन बनाए। उन्होंने मध्य क्रम में दबाव को कैसे बनाए रखा? ईशान किशन कल उस गेंद की तरह थे जिसने पूरी पारी को बिखरने नहीं दिया। ये बहुत अच्छी उपमा है। जब आप इतनी तेजी से बाउंड्रीज लगा रहे होते हैं तो विकेट गिरने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ईशान ने स्ट्राइक रोटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया। उन्होंने गैप्स बहुत अच्छे ढूंढे,
खासकर मिड विकेट के क्षेत्र में। हाँ, और जब न्यूजीलैंड ने गति कम करने वाली ऑफ कटर्स डाली तो ईशान ने क्रीज से बाहर निकलकर उनकी लेंथ को खराब कर दिया। उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का था, जिससे कीवी गेंदबाज कभी भी दबाव से बाहर आ ही नहीं पाए। और ये दबाव अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचा जब शिवम दुबे क्रीज पर आए। अंत आखिरी ओवरों का जो रोमांच था वो तो बयान करना ही मुश्किल है। शिवम दुबे का मैदान पर आना विपक्षी टीम के लिए एक बुरे सपने जैसा था। उन्होंने 8 गेंदों में 26 रन जड़ दिए, और वो जो आखिरी ओवर था जिमी नीशम का, उस एक ओवर ने मैच की पूरी कहानी लिख दी। 24 रन आए उस ओवर से, और उसी ओवर ने स्कोर को 255 तक पहुंचा दिया। विपक्षी टीम के मनोबल पर इसका क्या असर हुआ होगा? और जब स्कोरबोर्ड पे 230 होते हैं तो विरोधी टीम सोचती है कि हम चेस कर सकते हैं, लेकिन 255 एक मनोवैज्ञानिक दीवान खड़ी कर देता है। एक मानसिक अवरोध बन जाता है। बिल्कुल। नीशम ने यॉर्कर्स की कोशिश की, लेकिन दुबे ने अपनी लंबी रीच का इस्तेमाल करके लो फुल टॉस को भी स्टैंड्स में भेज दिया। कोई भी वेरिएशन उनके तेज बैट स्विंग के सामने टिक नहीं पाया। तो ये तो हो गई बल्लेबाजी की बात। अब जब बोर्ड पर 256 रनों का लक्ष्य हो तो चेस करने उतरी न्यूजीलैंड की मानसिकता क्या रही होगी? उनका दबाव तो साफ दिख रहा था। यहाँ एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जब इतना विशाल लक्ष्य होता है तो गेंदबाजों का काम आसान हो जाता है। ये T20 क्रिकेट की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बड़ा स्कोर होने पर गेंदबाजी आसान होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर गेंदबाज सोचते हैं कि बल्लेबाज तो हर गेंद पर मारेगा ही, तो वो अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं। हाँ, ये बात भी है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो कमाल ही कर दिया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। बुमराह द मैच विनर। उनका स्पेल देखिए आप, 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट। ये आंकड़े वाकई अविश्वसनीय हैं। इतने बड़े दबाव वाले मैच में उन्होंने ऐसा क्या खास किया? बुमराह ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि अहमदाबाद की पिच पर शाम के समय रोशनी में गेंद थोड़ा स्किड करती है। तो उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। बिल्कुल। उन्होंने यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदों का ऐसा मिश्रण किया जिसे कीवी बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, उनका रिलीज पॉइंट तेज गेंद और धीमी गेंद दोनों के लिए एकदम समान था। बल्लेबाजों को सेट होने का कोई समय ही नहीं मिला। एकदम सही। और तेज गेंदबाजी के इस जादू के साथ साथ बीच के ओवरों में अक्षर पटेल का नियंत्रण भी कमाल का था। अक्षर पटेल की भूमिका बहुत अहम थी। 3 विकेट 27 रन देकर उन्होंने कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। जब टिम सीफर्ट और कप्तान मिचेल सैंटनर क्रीज पर थे तो वे संघर्ष कर रहे थे। हाँ, सीफर्ट ने 52 रन बनाए और सैंटनर ने 43। ये दिखाता है कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, लेकिन अक्षर ने गेंद को हवा में लूप नहीं दिया, बल्कि उसे स्टंप टू स्टंप डार्ट किया। उनकी गति भी 95 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी, जिसके कारण बल्लेबाजों को गेंद के नीचे आकर बड़े शॉट खेलने का रूम ही नहीं मिला। और इसी बढ़ते रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव में पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। 159 पर ऑल आउट होना दिखाता है कि भारतीय गेंदबाजी कितनी घातक थी। अब अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, द बिगर पिक्चर, इस जीत ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। ऐतिहासिक उपलब्धियों की लाइन लग गई है कल रात। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बार है। और लगातार 2 बार खिताब जीतना 2024 के बाद अब 2026 में खिताब को डिफेंड करने वाला पहला देश बन गया है भारत, और वो भी अपने ही घर में ट्रॉफी उठाना। T20 में अक्सर टीमें उस दिन के प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं, लेकिन भारत का ये दबदबा एक बहुत मजबूत सिस्टम को दर्शाता है। और इस मजबूत सिस्टम को चलाने का श्रेय टीम के नेतृत्व को भी जाता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और मार्गदर्शक गौतम गंभीर की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? ये जोड़ी एक बहुत ही दिलचस्प संयोजन है। सूर्य कुमार यादव जो खुद मैदान के चारों ओर शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, मिस्टर 360। बिल्कुल। उन्होंने अपनी कप्तानी में भी वही स्वतंत्रता खिलाड़ियों को दी। डेटा पर आधारित फैसले लिए और गेंदबाजों को अपनी फील्ड खुद सेट करने की आजादी दी। और गंभीर का क्या प्रभाव रहा? गंभीर ने टीम की भीतर भूमिकाओं को बहुत स्पष्ट किया। उनका फोकस इस बात पर रहता है कि दबाव वाले नॉकआउट मैचों में मानसिक संतुलन ना बिगड़े। मतलब कौशल से ज्यादा मानसिकता अहम होती है। एकदम। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि खिलाड़ी हार के डर से नहीं, बल्कि जीतने की भूख से खेले। जीतने की भूख। और जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो ये जीत 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की हार के बाद एक बहुत बड़े मरहम की तरह है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। हाँ, उसी अहमदाबाद के मैदान पर, उसी स्टेडियम में वो सन्नाटा कोई क्रिकेट फैन भूल नहीं सकता। खेल मनोविज्ञान में इसे एक चक्र के पूरा होने की तरह देखा जाता है।
क्लोजिंग द लूप। उस मानसिक आघात के बाद उसी जगह वापस जाकर जीतना बहुत भारी दबाव होता है इसका, लेकिन टीम ने उस पिछली हार की ऊर्जा को इस मैच में अपनी आक्रामकता में बदल दिया। ये टीम अतीत के साए में नहीं जीती, बल्कि उन्होंने उसी जगह पर एक नया और सुनहरा इतिहास लिख दिया है। सच में एक बेहतरीन आहा मोमेंट है ये हर क्रिकेट प्रेमी के लिए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो हमने देखा ऐतिहासिक बल्लेबाजी, बुमराह की घातक गेंदबाजी और टीम का वो अटूट नेतृत्व। इन सभी चीजों ने मिलकर ये जीत सुनिश्चित की। लेकिन चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़ना चाहूंगी। आज के आंकड़ों में एक पहलू छुपा है जिस पर अक्सर कम बात होती है। वो क्या है? वो है इस मैच का टॉस। जैसा हमने शुरू में कहा था, भारत फाइनल जैसे महामुकाबले में टॉस हार गया था। हाँ, और ये बहुत अहम बिंदु है। अक्सर फाइनल में टॉस हारना और पहले बल्लेबाजी करने का दबाव किसी भी टीम को बिखेर सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि टॉस हारने से भारतीय टीम के कंधों से निर्णय लेने का शुरुआती दबाव ही खत्म हो गया हो? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है ना? जब कप्तान को ये सोचना ही नहीं पड़ा कि पिच कैसी होगी या ओस का क्या असर होगा, तो उन्होंने बस खोने के लिए कुछ नहीं है वाली मानसिकता अपना ली। और उसी निडर रवैये का नतीजा था वो 255 रन का विशाल स्कोर। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य के फाइनल्स में टीमें सुरक्षित खेलने के बजाय इस तरह के निडर रवैये को ही अपना सबसे बड़ा हथियार मानेंगी? क्या टॉस हारना भी एक भेष में आशीर्वाद हो सकता है? ये वाकई में क्रिकेट की रणनीतियों को एक नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। एकदम। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। खेल की इन बारीकियों और रणनीतियों पर आगे भी यूं ही गहराई से चर्चा करते रहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।